रंगों के इस पावन पर्व में आप सभी का सौर एकेडमी सतना में स्वागत है। होली की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। होली मना लीजिए, लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि होली के रंगों के साथ आपको अपने जीवन में भी रंगों को बिखेरना है, इसलिए अपनी पढ़ाई को धैर्य के साथ जारी रखिए। तो चलिए आज की क्लास के विषय में चर्चा कर लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग सामान्य प्रबंधन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं और इस समय जो भी क्लासेस चल रही हैं वो सारी की सारी रिवीजन क्लासेस हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रबंध की प्रकृति है। प्रबंध की प्रकृति क्या है? एक पेशा है, एक कला है, बहुआयामी है, विज्ञान है। तो जो प्रबंध की प्रकृति है वो क्या है? बहुआयामी होती है। प्रबंध की प्रकृति बहुआयामी होती है क्योंकि ये भिन्न भिन्न व्यक्तियों के दृष्टिकोण के ऊपर डिपेंड करती है। कोई इसे कला के रूप में देखता है, कोई इसे पेशा के रूप में देखता है, कोई इसे विज्ञान के रूप में देखता है। इस प्रकार से प्रबंध की प्रकृति क्या है? बहुआयामी होती है क्योंकि ये व्यक्तियों के देखने के दृष्टिकोण के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखते हैं, कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन प्रबंध के किस स्तर पर निर्भर करता है? तो पहले हम स्तर को देख लेते हैं। प्रबंध की जो स्तर होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। इसका जो सबसे उच्च स्तर होता है, टॉप स्तर, इसमें संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ वगैरह, चेयरमैन वगैरह आते हैं। इसका जो मध्य स्तरीय होता है, इसमें आते हैं विभागीय प्रबंधक, उप विभागीय प्रबंधक। जो निम्न स्तरीय प्रबंधक होते हैं उसमें कौन कौन आते हैं? तो पर्यवेक्षक, क्रय विक्रय अधिकारी वगैरह आते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन, तो प्रबंधन के किस स्तर पर? पर्यवेक्षीय स्तर या निम्न स्तर। जो सबसे नीचे वाला स्तर होता है यह पर्यवेक्षीय स्तर, उसके द्वारा कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यवेक्षीय स्तर। प्रबंध की कार्यों की पूंजी क्या है? प्रबंध की कार्यों की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रबंध की कार्यों की कुंजी कहा जाता है समन्वय को। प्रबंध की कार्यों की कुंजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो समन्वय होता है प्रबंधन के सभी कार्यों को प्रभावित करता है, चाहे योजना हो, आयोजन हो, निर्देशन हो, संचार हो, प्रेरणा हो, प्रबंधन हो, नियंत्रण हो, सभी कार्यों को समन्वय जो है प्रभावित करता है। इसलिए प्रबंधन कार्यों की कुंजी किसे बोला गया है? समन्वय को बोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं, फोरमैनशिप किस सिद्धांत पर आधारित है? फोरमैनशिप किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सबसे पहले हम फोरमैनशिप को समझ लेते हैं। फोरमैन क्या कहलाता है? तो जो उत्पादन करने वाले श्रमिक होते हैं उनके प्रबंधक को क्या बोला जाता है? फोरमैन बोला जाता है। और कार्यात्मक फोरमैनशिप जो है वो किस सिद्धांत पर? श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर। किसमें? श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। और इसलिए टेलर ने श्रमिकों के निम्न स्तर पर 8 विशेषज्ञों की टीम को 2 विभागों में विभाजित किया था और उनके योग्यता अनुसार उन्हें कार्य सौंपे जाने का सुझाव दिया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। नेक्स्ट देखते हैं, कर्मचारियों में उनकी योग्यता और क्षमता अनुसार कार्य का विभाजन करना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये किस सिद्धांत पर? अभी हमने चर्चा किया था श्रम विभाजन के सिद्धांत पर। श्रम विभाजन के सिद्धांत पर टेलर ने श्रमिकों को निम्न स्तर पर 8 विशेषज्ञों की टीम को 2 विभागों में, योजना विभाग, इसके ये भी याद रखिएगा, योजना विभाग और उत्पादन विभाग, इन 2 विभागों में 4-4 ग्रुप में बांटा था 8 विशेषज्ञों की टीम को। और ये सुझाव दिया था कि योग्यता अनुसार, कर्मचारियों की योग्यता और क्षमता अनुसार उन्हें कार्य का विभाजन करना चाहिए। तो ये किस सिद्धांत पर? श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सब पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। प्रबंध के सिद्धांतों का जनक किसे माना जाता है? प्रबंध के सिद्धांतों का जनक किसे माना जाता है? तो हेनरी फ्योल को। हेनरी फ्योल को प्रबंध के सिद्धांतों का जनक माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठे छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया गया है? तो यह किस सिद्धांत पर? वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत पर। प्रबंध के वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत पर अंगूठे छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया गया है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत आधुनिक सिद्धांत था और इसने अंगूठे छाप के प्रतिस्थापन के मतलब प्रतिस्थापन पर बल दिया। नेक्स्ट देखते हैं, किसके अनुसार व्यक्ति को उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार कार्य सौंपा जाना चाहिए? तो किसके अनुसार? हेनरी फ्योल के अनुसार। किसके अनुसार?
हेनरी फ्योल के अनुसार व्यक्ति को उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार कार्य को सौंपा जाना चाहिए। और ये जो हेनरी फ्योल के 14 प्रबंध के सिद्धांत हैं, उसमें एक सिद्धांत होता है कार्य विभाजन का सिद्धांत। उसके आधार पर इन्होंने बोला था, कार्य विभाजन के सिद्धांत में उन्होंने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार काम सौंपा जाना चाहिए, जिससे उसका स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण बना रहे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हेनरी फ्योल। नेक्स्ट देखते हैं, प्रशासनिक दृष्टिकोण को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रशासनिक दृष्टिकोण को किस नाम से? प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण से। प्रशासन क्या है? कार्य करने का काम करता है। क्रियात्मक दृष्टिकोण से प्रशासनिक दृष्टिकोण को क्रियात्मक दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध के दोष हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के जो आधुनिक वैज्ञानिक प्रबंध है, इसके दोष क्या क्या हैं? खर्चीली व्यवस्था, ये एक्सपेंसिव व्यवस्था है। बेरोजगारी का अभाव, आधुनिक तरीके से जब कार्य होते हैं तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की संभावना बनी रहती है। पहल करने की अभाव, एक्सपेंसिव होने के कारण पहल करने का अभाव है, और समन्वय की समस्या। ये चारों ही समस्या जो आधुनिक वैज्ञानिक प्रबंधन की के दोष है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, ये सभी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रबंधन के विचारकों की सूची में किसने विविधता के सिद्धांत को विकसित किया है? किसने विविधता के सिद्धांत को विकसित किया है? तो सबसे पहले विविधता के सिद्धांत को समझ लेते हैं। विविधता का सिद्धांत अधिगम और अनुभव का सिद्धांत है। विविधता का सिद्धांत क्या है? अधिगम और अनुभव का सिद्धांत है, जो यह बताता है कि शिक्षार्थी कैसे किसी निश्चित तरीके से किसी घटना को देखते हैं, समझते हैं या अनुभव कर सकते हैं। तो ये विविधता का सिद्धांत है, और इसको किसने विकसित किया था? एडवर्ड डेमिंग ने विकसित किया था। किसने विकसित किया था? एडवर्ड डेमिंग। नाम याद रखिएगा, विविधता के सिद्धांत को विकसित किया था एडवर्ड डेमिंग ने। नेक्स्ट देखते हैं, नियोजन का केंद्र बिंदु है। नियोजन का केंद्र बिंदु क्या होता है? यहाँ पे देखें, नियंत्रण, लक्ष्य प्राप्ति, भय पैदा करना, समन्वय। तो इसमें जो नियोजन का केंद्र बिंदु होता है वो लक्ष्य प्राप्त करना। नियोजन का केंद्र बिंदु क्या होता है? अंतिम उद्देश्य क्या होता है? लक्ष्य को प्राप्त करना। नेक्स्ट देखते हैं, नियंत्रण का अर्थ होता है, नियंत्रण को सबसे पहले समझ लेते हैं कि नियंत्रण का अर्थ होता है पूर्व निर्धारित लक्ष्यों व उद्देश्यों के अनुसार प्रमाणित कार्य संपन्न हो रहा है या नहीं हो रहा है, और यदि उसमें कोई कमियां हैं तो कारणों की खोज कर उसमें सुधारात्मक कार्रवाई करना। तो यहाँ पे नियंत्रण का देख लेते हैं, प्रमाप स्थापित करना। प्रमाप मतलब मापन स्थापित करना, प्रमाप में विचलन में सुधार करना, प्रमाप के विरुद्ध वास्तविक निष्पादन का मापन करना। तो ये तीनों ही नियंत्रण के उसमें आ जाते हैं, तीनों ही नियंत्रण के अर्थ में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नियंत्रण का निम्न में से प्रमुख उद्देश्य क्या है? नियंत्रण का निम्न में से प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो नियंत्रण का जो प्रमुख उद्देश्य होता है लक्ष्यों को प्राप्त करना। जो उसका अंतिम उद्देश्य क्या होता है? लक्ष्यों को प्राप्त करना। नेक्स्ट देखते हैं, नीति निर्धारण किसकी कार्रवाई का महत्वपूर्ण भाग है? नीति निर्धारण किसकी कार्रवाई का? तो नियोजन जो होता है, नियोजन जो होता है नीति निर्धारण की कार्रवाई का महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि नियोजन के द्वारा ही नीति निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पे जो नीति निर्धारण की कार्यविधि का महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? नियोजन। नेक्स्ट देखते हैं, नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है। नियोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है भावी पूर्वानुमानों के आधार पर योजना बनाना। नियोजन का जो प्रमुख उद्देश्य क्या है कि भावी पूर्वानुमानों के आधार पर योजना बनाना, क्योंकि नियोजन के द्वारा ही योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता, योजनाएं बनाई जाती हैं, और वो भावी पूर्वानुमान के आधार पर योजनाओं का बनाना या उनका निर्माण करना, किसके ऊपर? नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं, निर्देशन का प्रयोग किस प्रकार की संस्थाओं द्वारा किया जाता है? निर्देशन का प्रयोग किस प्रकार की संस्थाओं द्वारा किया जाता है? तो सबसे पहले निर्देशन को समझ लेते हैं। निर्देशन क्या होता है? निर्देशन होता है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश देना, निर्देशित करना, कर्मचारियों और प्रबंधकों के मध्य समन्वय स्थापित करना, सही कार्य करने के लिए उनका मार्गदर्शन करना, या कर्मचारियों की योग्यताओं का आकलन कर और यदि अच्छा काम कर रहा है तो उसे प्रोत्साहित करना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें निर्देशन में आती हैं। तो यह किस प्रकार की संस्थाओं द्वारा किया जाता है? तो राजनीतिक संस्थाओं द्वारा भी किया जाता है, व्यवसायिक संस्थाओं द्वारा भी किया जाता है, और सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी किया जाता है। तो यहाँ पे तीनों ही सही हो जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं,
आदेश की एकता के सिद्धांत के अनुसार क्या सही है? तो आदेश की जो एकता का सिद्धांत है उसमें ये बताया गया है कि एक अधीनस्थ को एक समय पर एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। एक अधीनस्थ को एक समय पर एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए, जिससे कर्मचारियों के मध्य भ्रम की स्थिति ना रहे और उसके कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य कुशलता है, वो बनी रहे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है। नेतृत्व की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी परिवर्तन का सामना करना, सामूहिक प्रयासों की प्रेरणा, संगठन संरचना नियोजन की अपूर्णताओं की पूर्ति करना। तो जो नेतृत्व होता है उसकी सभी जगह ज़रूरत पड़ती है। सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी परिवर्तन में भी नेतृत्व की ज़रूरत पड़ती है, सामूहिक प्रयासों की प्रेरणा में भी नेतृत्व की ज़रूरत पड़ती है, संगठन संरचना और नियोजन की अपूर्णताओं की पूर्ति करने में भी हमें नेतृत्व की जरूरत पड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और यदि नेतृत्व की बात करें तो नेतृत्व क्या होता है? हेराल्ड कुंट्स के द्वारा बताया गया है कि नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला है, जिसमें वे अपनी इच्छा और उत्साह से सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धी होते हैं, ये प्रतिस्पर्धी बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संचार व्यवस्था का सरल रूप है? संचार व्यवस्था का सबसे सरल रूप क्या होता है? प्रेषक। प्रेषक कौन होता है? संदेश भेजने वाला, संदेश जो संदेश भेजा जा रहा है, और प्राप्तकर्ता। तो यहाँ पे जो सबसे सरल रूप संचार व्यवस्था का है प्रेषक, संदेश और प्राप्तकर्ता। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संप्रेषण प्रक्रिया में कितनी अवस्थाएं होती हैं? संप्रेषण प्रक्रिया में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो संप्रेषण प्रक्रिया में 7 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 7 अवस्थाएं। प्रेषक, संदेश, संकेत भाव, फिर प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता के बाद निहित भाव को समझना, जो संकेत भाव का निहित भाव है उसको समझना, फिर संदेश, और फिर पुष्टि, प्रतिपुष्टि, फीडबैक। तो ये मिला के 7 हैं। संप्रेषण प्रक्रिया की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 7 अवस्थाएं होती हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। विपणन निम्न में से किसका किया जा सकता है? विपणन किसका किया जा सकता है? तो यहाँ पे देखें, विचारों का, भौतिक पदार्थों का, सेवाओं का। तो विपणन का क्या अर्थ होता है? जो क्रय विक्रय दोनों ही अवस्थाओं को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? विपणन बोलते हैं। तो क्रय विक्रय विपणन के विचारों का भी किया जाता है, भौतिक पदार्थों का भी किया जाता है, सेवाओं का भी किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों, ये सभी। नेक्स्ट देखते हैं, हेनरी फ्योल किस रूप में प्रसिद्ध हुए? हेनरी फ्योल किस रूप में प्रसिद्ध हुए? तो हेनरी फ्योल जो थे प्रबंध के सिद्धांत के जनक के रूप में प्रसिद्ध हुए। हेनरी फ्योल किस रूप में? प्रबंध के सिद्धांत के जनक के रूप में, प्रबंध के सिद्धांत के जनक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने प्रबंध के सिद्धांत के 14 सिद्धांतों को का प्रतिपादन किया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हेनरी फ्योल। नेक्स्ट देखते हैं, हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रशासन के सिद्धांत कितने हैं? तो अभी हमने बोला था 14 सिद्धांत हैं। कौन से कितने सिद्धांत हैं? 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन इन्होंने किया है। नेक्स्ट देखते हैं, बर्नार्ड के अनुसार नेता का वह गुण कौन सा है जिसके अभाव में अन्य गुण प्रभावहीन हो जाते हैं? तो यहाँ पे देखें तो बौद्धिक क्षमता, स्मृति, अनुभूति, निर्णय। तो यहाँ पे जो अनुभूति होती है ये नेता का वह गुण होता है जिसके अभाव में अन्य गुण जो होते हैं प्रभावहीन हो जाते हैं। अनुभूति, संवेदनशीलता, किसी के प्रति संवेदना व्यक्त करना इत्यादि जो होता है अनुभूति से संबंधित गुण, तो वो नेता का ऐसा गुण होता है कि जिसके अभाव में अन्य गुण प्रभावहीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? अनुभूति। नेक्स्ट देखते हैं, टेलर की प्रसिद्ध पुस्तक वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो टेलर की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, ये 1911 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1911 में। इस तरह से प्रबंधन, सामान्य प्रबंधन के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं और इसी तरह के हम नेक्स्ट वीडियो जो बाकी बची हुई क्लासेस है उनके भी लेके आते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेके आएंगे।